दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए ऑल हिट एग्जाम चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और लगातार मिलती रहे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्जाम। और आज का जो हमारा वीडियो होगा ये आपका CTET 2020 सुपर 30 क्वेश्चन का जो सीरीज हमारे इस चैनल पर चलाया जा रहा है उसी के अंतर्गत आपका ये बाल विकास मनोविज्ञान का चौथा क्लास होगा। तो दोस्तों देरी ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है बाल विकास मनोविज्ञान का सुपर 30 क्वेश्चन सीरीज के अंतर्गत चौथे क्लास का मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का उद्देश्य है। पहला है मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा, दूसरा मानसिक रोगों का इलाज, तीसरा आत्मविश्वास को बढ़ाना और चौथा ये सभी। तो दोस्तों पहले नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका चौथा विकल्प ये सभी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का उद्देश्य आपका मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा ये भी हो, पहला ऑप्शन भी सही होगा। मानसिक रोगों का इलाज ये भी सही होगा और आत्मविश्वास को बढ़ाना ये भी सही होगा। इसलिए आपका ये सभी अर्थात चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का उद्देश्य ये सभी होगा। दूसरा प्रश्न है निम्न में से कौन सा अनुशासनहीनता का सामाजिक आर्थिक कारण नहीं है? ध्यान देने की जरूरत है, इसमें कहा जा रहा है कि सामाजिक आर्थिक कारण नहीं है। बहुत से हमारे दोस्त जल्दबाजी में नहीं जो है वो उसको छोड़ देते हैं जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो दोस्तों कभी भी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसका आंसर आपका क्वेश्चन में ही छिपा रहता है। तो दोस्तों दूसरे नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प है बिखरे घर, दूसरा निम्न आर्थिक स्थिति, तीसरा अयोग्य शिक्षक, चौथा पास पड़ोस का व्यवहार। तो दोस्तों दूसरे नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका तीसरा विकल्प अयोग्य शिक्षक बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी अनुशासनहीनता का सामाजिक आर्थिक कारण आपका अयोग्य शिक्षक नहीं होगा। बिखरे घर हो सकता है, निम्न आर्थिक स्थिति हो सकती है, पास पड़ोस का व्यवहार हो सकता है, लेकिन अयोग्य शिक्षक कभी भी नहीं होगा। इसलिए आपका दूसरे नंबर के प्रश्न में तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है बुद्धि का त्रिस्तरीय मॉडल प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया दोस्तों? बुद्धि का त्रिस्तरीय मॉडल पहला गार्डनर के द्वारा, दूसरा बर्ड के द्वारा, तीसरा बर्नम के द्वारा और चौथा कैरोल के द्वारा। तो दोस्तों तीसरे नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका चौथा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा कैरोल के द्वारा। क्योंकि बुद्धि का त्रिस्तरीय जो मॉडल है वो आपका कैरोल के द्वारा ही प्रतिपादित किया गया था। इसलिए तीसरे नंबर के प्रश्न में चौथा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। चौथा प्रश्न है अपने वातावरण के बीच संतुलन बनाए रखने की योग्यता कहलाती है। पहला तनाव, दूसरा प्रेरणा, तीसरा समायोजन, चौथा क्षमता। तो दोस्तों बेहद आसान प्रश्न है। चौथे नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प समायोजन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि अपने वातावरण के साथ संतुलन बनाए रखने की जो एबिलिटी होती है, योग्यता होता है, क्षमता होता है, वो आपका समायोजन होता है। आप अपने आप को वातावरण में किस तरीके से ढाल सकते हैं वातावरण के अनुसार, वो आपका समायोजन होगा। इसलिए आपका चौथे नंबर के प्रश्न में तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है दोस्तों 6 वर्ष तक के बच्चे की लंबाई का परास रेंज क्या होता है? यानी कि 6 वर्ष तक अगर बच्चा है तो उसकी लंबाई जो एक औसत एवरेज होनी चाहिए सामान्यतः वो कितनी होनी चाहिए? पहला है 44.5 से 48.5 इंच, दूसरा 40.5 इंच से 44 इंच, तीसरा 45.5 से 56.5 इंच और चौथा है 30.5 से 43.5 इंच। तो दोस्तों पांचवें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा आपका पहला विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। 44.5 से 48.5 इंच तक होना चाहिए। ये एक एवरेज होता है, एक मानक होता है। यानी कि 6 वर्ष तक अगर बच्चा है तो उसकी लंबाई का परास जो होगा, रेंज होगा, वो इतना होना चाहिए। हो सकता है किसी बच्चे का थोड़ा सा कम भी हो, किसी का ज़्यादा भी हो, लेकिन एक मानक जो एवरेज होता है वो इतना होना चाहिए। छठवां प्रश्न है दोस्तों TAT थर्मेटिक अपरसेप्शन टेस्ट का संबंध है। पहला बुद्धि परीक्षण से, दूसरा व्यक्तित्व परीक्षण से, तीसरा स्मृति परीक्षण से और चौथा विकास सिद्धांत से। तो दोस्तों छठवें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका दूसरा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा व्यक्तित्व परीक्षण से। क्योंकि TAT जो आपका परीक्षण होता है वो व्यक्तित्व परीक्षण के लिए TAT का प्रयोग किया जाता है। थर्मेटिक अपरसेप्शन टेस्ट का प्रयोग आपका व्यक्तित्व परीक्षण के लिए किया जाता है। इसलिए आपका छठवें नंबर के प्रश्न में सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। सातवां प्रश्न है नवीनतम शोधों से यह स्पष्ट हुआ है कि संज्ञानात्मक विकास में बच्चों के डैश 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 का सिद्धांत तथा डैश 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 उपागम की अहम भूमिका है। पहला परिवार आवश्यकता,
दूसरा मन सूचना संसाधन, तीसरा बुद्धि और दृश्य और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 7वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका दूसरा विकल्प मन सूचना संसाधन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। कैसे होगा देख लीजिए, क्योंकि नवीनतम शोधों से यह स्पष्ट हुआ है कि संज्ञानात्मक विकास में बच्चों के यहाँ पे आपका मन भरा जाएगा। बच्चों के मन का सिद्धांत तथा सूचना साधन उपागम की अहम भूमिका है। यानी कि नवीनतम शोधों से यह स्पष्ट हुआ है कि संज्ञानात्मक विकास में बच्चों के मन का सिद्धांत सूचना संसाधन उपागम की अहम भूमिका है। इसलिए आपका 7 नंबर के प्रश्न में दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 8वां प्रश्न है, फ्रायड ने विकसित किया। पहला है सीखने का नियम, दूसरा भूल और प्रयास का नियम, तीसरा मनोविश्लेषणवाद, चौथा आध्यात्मवाद। तो दोस्तों 8 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका तीसरा विकल्प मनोविश्लेषणवाद बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि फ्रायड के द्वारा मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। इसलिए 8 नंबर के प्रश्न में तीसरा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। 9 नंबर पर प्रश्न है, बालकों की शैक्षिक उपलब्धि को निम्न में से कौन सा अशैक्षिक कारक सर्वाधिक प्रभावित करता है? पहला बालक की प्रेरणाएं, दूसरा बालकों की संवेगों से मुक्ति, तीसरा विद्यालय के बाहर बालक के उत्तरदायित्व और चौथा स्वाध्याय की आदतें। तो दोस्तों 9 नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प बालक की प्रेरणाएं बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि बालकों की शैक्षिक उपलब्धि को बालक की प्रेरणाओं के द्वारा अशैक्षिक कारक सर्वाधिक प्रभावित करेगा। इसलिए आपका 9 नंबर के प्रश्न में पहला विकल्प बालक की प्रेरणाएं बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि यही आपका अशैक्षिक कारक है। इसमें से पूछा जा रहा है 9 नंबर के प्रश्न को फिर से समझिए कि बालकों की शैक्षिक उपलब्धि को कौन सा जो है वो अशैक्षिक कारक सर्वाधिक प्रभावित करेगा। तो बालक की जो प्रेरणाएं हैं यही आपका अशैक्षिक कारक होगा और यही आपका प्रभावित करेगा। 10वां प्रश्न है, किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है, थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? पहला तत्परता के नियम पर, दूसरा प्रभाव के नियम पर, तीसरा अभ्यास के नियम पर और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों 10 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका तीसरा विकल्प अभ्यास के नियम पर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि किसी भी क्रिया को अगर लगातार कई बार दोहराया जाए तो उसका जो संबंध है वो मजबूत हो जाता है। यानी कि वो आपके दिमाग में वो चीज़ें हमेशा के लिए बैठ जाती हैं, वो याद हो जाती हैं, स्मृति में वो चीज़ें हमेशा के लिए सेव हो जाती हैं मेमोरी में। तो उसको क्या कहते हैं? अभ्यास का नियम कहते हैं। 11वां प्रश्न है, एक बालक ने एक बिल्ली को डंडे से मारकर भगा दिया। अब जब भी बिल्ली बालक को देखती है तो तुरंत भाग जाती है। बिल्ली की यह सीखने की क्रिया किस प्रकार की है? पहला अनुकरण प्रवृत्ति द्वारा सीखना, दूसरा संबद्ध सहज क्रिया द्वारा सीखना, तीसरा सूझ द्वारा सीखना और चौथा प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखना। तो दोस्तों 11 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका दूसरा विकल्प संबद्ध सहज क्रिया द्वारा सीखना बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यानी कि बिल्ली एक बार डंडे खा करके वो समझ चुकी है कि दोबारा अगर उस बच्चे के सामने, उस बालक के सामने आएगी तो दोबारा फिर से उसको डंडे पड़ेंगे, इसलिए वो समझ चुकी है। तो इस क्रिया के द्वारा वो कभी भी बालक के सामने नहीं आएगी। यह जो क्रिया होगा ये आपका संबद्ध सहज क्रिया द्वारा सीखना होगा। इसलिए आपका 11 नंबर के प्रश्न में दूसरा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, मनोविज्ञान की दृष्टि से सीखने का अर्थ है? पहला विषय वस्तु का ज्ञान, दूसरा विषय वस्तु को रट लेना, तीसरा व्यवहार में वांछित परिवर्तन आना, चौथा व्यवहार में गिरावट। तो दोस्तों 12 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प व्यवहार में वांछित परिवर्तन आना बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि मनोविज्ञान की दृष्टि से आपका व्यवहार में वांछित परिवर्तन जब तक नहीं आएगा तब तक ये नहीं कहा जा सकता है कि आपने उस चीज़ को पूरी तरीके से सीख लिया है। यानी कि जब तक आपके व्यवहार में परिवर्तन नहीं आता तब तक ये नहीं कहा जाएगा कि आपने किसी चीज़ को सीख लिया है या आपका जो सीखने का तरीका है वो कंप्लीट है। तो दोस्तों मनोविज्ञान की दृष्टि से सीखने का मतलब है कि आपके अंदर चेंजिंग आना चाहिए। इसलिए आपका 12 नंबर के प्रश्न में तीसरा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। 13 नंबर पर जो प्रश्न है, अंतर्भूत अभिप्रेरणा का आशय है कि बालक डैश डैश डैश। पहला है पुरस्कार पाने की इच्छा से कठिन परिश्रम करता है, दूसरा दंड से बचने के लिए नित्य पाठशाला आता है, तीसरा अध्यापक के डर से गृह कार्य पूरा करता है और चौथा ज्ञान की वृद्धि के लिए लगन से पढ़ाई करता है। तो दोस्तों 13 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका चौथा विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ज्ञान की वृद्धि के लिए लगन से पढ़ाई करता है, यह आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि अंतर्भूत अभिप्रेरणा यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा का मतलब होता है कि बालक अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए मेहनत और लगन से पढ़ाई कर रहा है। इसलिए 13 नंबर के प्रश्न में चौथा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, अधिगम का प्रयत्न और भूल विधि के सिद्धांत का प्रयोग निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले किया था?
पहला वाटसन, दूसरा स्किनर, तीसरा वर्दाइमर, चौथा थॉर्नडाइक। तो दोस्तों 14 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका चौथा विकल्प थॉर्नडाइक बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अधिगम का प्रयत्न और भूल विधि के सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक के द्वारा किया गया था, इसलिए आपका 14 नंबर के प्रश्न में चौथा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अच्छे प्रश्नों की विशेषता नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सी अच्छी विशेषता, अच्छे प्रश्नों की विशेषता नहीं है। पहला है प्रश्नों का स्पष्ट होना, दूसरा प्रश्नों की निश्चितता नहीं होना, तीसरा प्रश्नों का विशिष्ट होना और चौथा प्रश्नों का सुउद्देश्य होना। तो दोस्तों 15 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वह आपका दूसरा विकल्प प्रश्नों की निश्चितता नहीं होना बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि प्रश्नों की निश्चितता होना जरूरी होता है, लेकिन प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अच्छे प्रश्नों की विशेषता क्या नहीं है, तो वह दूसरा जो विकल्प है प्रश्नों की निश्चितता नहीं होना, यह विशेषता नहीं होनी चाहिए, इसलिए 15 नंबर के प्रश्न में दूसरा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। 16 नंबर पर जो प्रश्न है, बालकों में अधिगम के विकास में निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण क्या है। पहला व्यस्त विद्यालय कार्यक्रम, दूसरा अधिक पाठ्य पुस्तकें, तीसरा अधिगम उत्प्रेरित वातावरण और चौथा उत्सुक माता पिता। तो दोस्तों 16 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका तीसरा विकल्प अधिगम उत्प्रेरित वातावरण बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि बालकों में अधिगम के विकास में, यानी कि बालकों में जो सीखने का विकास हो रहा है उसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका होगा वह आपका अधिगम उत्प्रेरित वातावरण का होना चाहिए, इसलिए आपका 16 नंबर के प्रश्न में तीसरा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, नैतिक मूल्यों के प्रति अध्यापक का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। पहला, नैतिकता को शिक्षक अति आवश्यक चीज समझे, दूसरा शिक्षक का दायित्व है कि वह स्वयं को नैतिक बनाए, तीसरा शिक्षक को नैतिकता की ज़्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए और चौथा शिक्षक का दायित्व है कि वह स्वयं भी नैतिक हो, वह छात्रों को भी नैतिक बनाए। तो दोस्तों 17 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका चौथा विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। शिक्षक का यह दायित्व है कि वह स्वयं भी नैतिक हो और छात्रों को भी नैतिकता का पाठ पढ़ाए, यानी कि नैतिकता सिखाए, इसलिए आपका 17 नंबर के प्रश्न में चौथा विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 18 नंबर पर जो प्रश्न है, कक्ष में प्रयोग की जाने वाली छात्र केंद्रित शिक्षण विधियों में प्रायः शिक्षक की भूमिका रहती है। पहला, समस्या उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों का निर्माण करना, दूसरा छात्रों के लिए संभावित सामग्री एवं संसाधनों को जुटाना, तीसरा छात्रों की उपकल्पना निर्माण में मदद करना और चौथा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों 18 नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प उपरोक्त सभी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि किसी भी क्लास में प्रयोग की जाने वाली छात्र केंद्रित शिक्षण विधियों में शिक्षक की जो भूमिका होनी चाहिए वह आपका समस्या उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों का निर्माण भी करना चाहिए, छात्रों के लिए संभावित सामग्री एवं संसाधनों को भी जुटाना चाहिए, छात्रों की उपकल्पना निर्माण में भी मदद करना चाहिए, इसलिए आपका तीनों विकल्प यानी कि चौथा विकल्प उपरोक्त सभी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा 18 नंबर के प्रश्न में। 19 नंबर पर जो प्रश्न है, तिरस्कृत बालक यानी कि ऐसे बालक जिनको क्लास में सबसे हीन दृष्टि से देखा जाता है उसको तिरस्कृत बालक कहते हैं। तो तिरस्कृत बालक की समस्या का प्रमुख कारक क्या होता है? पहला, परिवार का निम्न आर्थिक स्तर, दूसरा बालक में झूठ बोलने की आदत, तीसरा बालक के द्वारा कानून की अवहेलना, चौथा माता पिता की आपसी लड़ाई। तो दोस्तों 19 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका चौथा विकल्प माता पिता की आपसी लड़ाई बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि तिरस्कृत बालक ऐसा यानी कि ऐसा कुछ ऐसे बालक होते हैं जो हमेशा क्लास में गुमसुम रहते हैं, एकांत एकदम शांत रहते हैं, उनको किसी से कोई मतलब नहीं रहता है, वो बालक तिरस्कृत बालक अपने आप को महसूस करते हैं। तो उनका कारण ये हो सकता है कि माता पिता के उनके घर में कुछ घरेलू आंतरिक जो टेंशन है उसकी वजह से वो बालक जो है वो अपने आप को समाज से दूर रखना चाहता है, क्लास से दूर रखना चाहता है, इसलिए आपका 19 नंबर के प्रश्न में चौथा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, विशिष्ट बालकों के लिए पूर्व पृथक्करण की शिक्षा व्यवस्था के लिए प्रमुख उपाय है। तो दोस्तों पहला है अतिरिक्त कक्षा योजना, दूसरा विशेष कक्षा योजना, तीसरा विशेष विद्यालय योजना और चौथा आवासीय विद्यालय योजना। तो दोस्तों 20वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका चौथा विकल्प आवासीय विद्यालय योजना बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि विशिष्ट बालकों के लिए पूर्व पृथक्करण की जो शिक्षा व्यवस्था है उसका जो सबसे सटीक और सही उपाय होगा वो आवासीय विद्यालय योजना होगा, यानी कि जो विशिष्ट बालक हैं वो वहाँ पर रह करके और जल्दी सीखेंगे, यानी कि जो विशिष्ट बालक होते हैं उसको दिव्यांग बालक भी मान सकते हैं। दोस्तों 20 नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प आवासीय विद्यालय योजना बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 21वां प्रश्न है,
किसी बालक में मानसिक विकास का परिणाम होता है? पहला, बालक की याद करने की योग्यताओं में वृद्धि। दूसरा, बालक की सामाजिकता में विकास। तीसरा, बालक के द्वारा स्वानुभावों द्वारा लाभ प्राप्ति की योग्यता। और चौथा, उसकी सामान्य योग्यताओं में वृद्धि। तो दोस्तों 21 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका तीसरा विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। बालक के द्वारा स्वानुभावों द्वारा लाभ प्राप्ति की योग्यता बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि किसी भी बालक में मानसिक विकास का परिणाम होता है कि बालक के द्वारा खुद अपने आप से यानी कि स्वानुभावों द्वारा लाभ प्राप्ति की योग्यता का निर्माण हो। इसलिए 21 नंबर के प्रश्न में तीसरा विकल्प जो है आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 22वां प्रश्न है, मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि होती है? पहला, 130 से अधिक। दूसरा, 130 से कम। तीसरा, 80 से अधिक। चौथा, 70 से कम। तो दोस्तों बेहद ही आसान प्रश्न है। 22 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका चौथा विकल्प 70 से कम बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 70 से कम जिसकी बुद्धि लब्धि होती है, आईक्यू लेवल होता है, वो आपका मंद बुद्धि बालक कहा जाता है। इसलिए आपका 22 नंबर के प्रश्न में चौथा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, आपकी कक्षा में पिछड़े हुए छात्रों के प्रति आपका दृष्टिकोण? पहला, उनके पिछड़ेपन के कारणों को ढूंढेंगे। दूसरा, हमने सभी का ठेका नहीं लिया है, यह सोचकर उन पर ध्यान नहीं देंगे। तीसरा, अन्य छात्रों के समान ही उन्हें समझेंगे। और चौथा, उन्हें अन्य छात्रों से अलग समझेंगे। तो दोस्तों 23 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका पहला विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। उनके पिछड़ेपन के कारण को ढूंढेंगे कि आखिर में जो बच्चा पिछड़ा हुआ है वो क्यों पिछड़ा हुआ है, उसके कारण को जानेंगे। इसलिए आपका 23 नंबर के प्रश्न में पहला विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 24वां प्रश्न है, कुपोषण से ग्रसित बालक में निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन होने लगते हैं? पहला है, उसके मन में हीन भावना जन्म लेने लगती है। दूसरा, वह अन्य बालकों से अलग रहने लगता है। तीसरा, उसे नींद कम आती है। और चौथा, इन सभी में परिवर्तन हो जाते हैं। तो दोस्तों 24 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका चौथा विकल्प इन सभी में परिवर्तन हो जाते हैं बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि कुपोषण का कारण यानी कि जो बच्चा कुपोषण से ग्रसित है उसके अंदर ये तीनों कारण हो सकते हैं। जैसे कि उसके मन में हीन भावना जन्म लेने लगती है, ये भी हो सकता है, ये भी होगा। दूसरा, वह अन्य बालकों से अलग रहने लगता है, ये भी हो सकता है, ये भी होगा। तीसरा, उसे नींद कम आती है, ये भी हो सकता है, ये भी होगा। इसलिए आपका चौथा जो विकल्प है इन सभी में परिवर्तन हो जाते हैं बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, पढ़ने की अक्षमता निम्न में से किससे संबंधित है? पहला, अफेजिया से। दूसरा, डिस्लेक्सिया से। तीसरा, डिस्प्रैक्सिया से। और चौथा, अपरेक्सिया से। तो दोस्तों 25 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका दूसरा विकल्प डिस्लेक्सिया से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है सीटेट में। पढ़ने की अक्षमता जो यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी जो होती है ये आपका डिस्लेक्सिया कही जाती है। इसलिए आपका 25 नंबर के प्रश्न में सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 26वां प्रश्न है, निम्न में से एक प्रतिभाशाली बालक की विशेषता क्या है? पहला, मूर्त विषयों में रुचि। दूसरा, मंद बुद्धि बालकों में रुचि। तीसरा, दैनिक कार्यों में समरूपता। चौथा, सामान्य अध्ययन में रुचि। तो दोस्तों 26 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका चौथा विकल्प सामान्य अध्ययन में रुचि बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? प्रतिभाशाली बालक की विशेषता यह होगी कि वह सामान्य अध्ययन में रुचि लेगा। इन चारों विकल्पों में सबसे सटीक और सही विकल्प आपका चौथा होगा। इसलिए आपका 26 नंबर के प्रश्न में चौथा विकल्प सामान्य अध्ययन में रुचि राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है, शिक्षा में सुधार के लिए एक शिक्षक को सुधार हेतु निम्न में से क्या उपाय करने चाहिए? पहला, मुक्त अनुशासन के नियम का पालन करना चाहिए। दूसरा, शैक्षिक उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा, पाठ्यक्रम को रुचिपूर्ण ढंग से पढ़ाना चाहिए। और चौथा, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों 27 नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प उपरोक्त सभी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि शिक्षा में एजुकेशन में आप सुधार लाना चाहते हैं तो उसके लिए अगर आप टीचर हैं तो आपको ये सारे उपाय करने चाहिए। अर्थात मुक्त अनुशासन के नियम का पालन करना चाहिए, शैक्षिक उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए, पाठ्यक्रम को रुचिपूर्ण ढंग से पढ़ाना चाहिए। दोस्तों ये अगर आप तीनों नियम का पालन करते हैं तो हो सकता है कि एजुकेशन में जरूर सुधार होगा। इसलिए आपका 27 नंबर के प्रश्न में चौथा विकल्प उपरोक्त सभी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस माध्यम द्वारा बालक अच्छे आदर्श सीख सकते हैं? पहला, अनुकरण द्वारा। दूसरा, अभ्यास द्वारा। तीसरा, उचित व्यवहार द्वारा। चौथा, याद रखने द्वारा। तो दोस्तों 28 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका पहला विकल्प अनुकरण द्वारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अनुकरण के द्वारा बालक अच्छे आदर्श को सीख सकते हैं। यानी कि बालक देखता है कि उसके पिताजी क्या काम कर रहे हैं तो अपने पिता को सबसे पहले रोल मॉडल बनाता है और पिताजी की अच्छाइयों को वह अपने द्वारा अनुकरण विधि द्वारा सीखता है। इसलिए आपका 28 नंबर के प्रश्न में पहला विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा, अनुकरण द्वारा। 29वां प्रश्न है,
संवेग व्यक्ति की उत्तेजित या तीव्र अवस्था है। निम्न में से यह किसका कथन है? पहला है वुडवर्थ का, दूसरा डेनियल का, तीसरा मीड का, चौथा हेज का। तो दोस्तों 29 नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प वुडवर्थ का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित या तीव्र अवस्था है, यह कथन आपका विलियम वुडवर्थ के द्वारा कहा गया था। इसलिए आपका 29 नंबर के प्रश्न में पहला विकल्प वुडवर्थ बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब दोस्तों 30 नंबर पर आखिरी प्रश्न होगा आपका, आधुनिक बुद्धि परीक्षणों में सर्वाधिक मापन किया जाता है। पहला व्यक्तियों द्वारा प्राप्त शैक्षिक अनुभवों का, दूसरा सामान्य अभियोग्यता का, तीसरा जन्मजात अभियोग्यता का और चौथा सामाजिक बुद्धि का। तो दोस्तों 30 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वह आपका पहला विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, व्यक्तियों द्वारा प्राप्त शैक्षिक अनुभवों का। क्यों होगा? क्योंकि आधुनिक बुद्धि परीक्षणों में सर्वाधिक मापन जो किया जाता है वह आपका व्यक्तियों द्वारा प्राप्त शैक्षिक अनुभवों के आधार पर किया जाता है। इसलिए आपका 30 नंबर के प्रश्न में पहला विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से आपका बाल विकास मनोविज्ञान का ये चौथा क्लास, जो कि सुपर 30 क्वेश्चन का सीरीज चलाया जा रहा है सीटेट 2020 के लिए, उसका चौथा क्लास यहाँ पर समाप्त हुआ। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, जो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में सीटेट की तैयारी करने में लगे हुए हैं। उन सभी दोस्तों के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए ताकि इस वीडियो का फ़ायदा उन सभी मेरे भाई बहन सभी दोस्तों को मिल सके। तो दोस्तों ये आप सभी की नैतिक जिम्मेदारी है कि आप कितने लोगों की मदद कर सकते हैं उतने लोगों की मदद कीजिए। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इससे भी बेहतरीन वीडियोस सीटेट से संबंधित लगातार मिलते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।